हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 4 कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस चैप्टर में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं सीबीएसई का, और चैप्टर 4 कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज कैलकुलेट करेंगे, और उसे कई मेथडों से किया जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम जो है वो है क्या। जब तक आपको नेशनल इनकम नहीं पता होगी तो कैलकुलेट क्या करोगे। तो नेशनल इनकम होती क्या है वो मैं इस वीडियो में ही बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको चैप्टर 3 पढ़ना होगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसीलिए आपको पहले चैप्टर 3 पढ़ना होगा, तभी आपको ये चैप्टर 4 समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम होती क्या है आपको वो पता होना चाहिए। नेशनल इनकम होती है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है उसका सम टोटल होता है जो अर्न किया जाता है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है वो भी मैंने चैप्टर 3 की जो वीडियो है उसमें अच्छे से बता रखा है। नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री में। ठीक है, रेजिडेंट हो उस कंट्री का फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। कि जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वही नेशनल इनकम कहलाती है। अब उस नेशनल इनकम को हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके 3 तरीके हैं। क्या कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका होता है प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल को मेज़र करके हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं। दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर लेवल, खर्चे से पता चलता है। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है इनकम के द्वारा। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। आपको पता है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड जनरेशन ऑफ इनकम। उसमें भी इन 3 चीज़ों को ही क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। अनएंडिंग फ्लो होता है इन 3 चीज़ों का, और इन्हीं के द्वारा ही हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम मैंने आपको बता दी। जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम 3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चे से, इनकम जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से, और प्रोडक्शन लेवल जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। और जो ये मेथड है इनके अलग नाम, उनको भी आपसे 1 वर्ड में पूछ सकता है कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल मेथड है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वैल्यू एडेड मेथड से भी जाना जाता है। और भी बहुत सारे इसके नाम है। वैसे ही एक्सपेंडिचर को भी और इनकम को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वो मैं डिटेल में करवाऊंगी आपको, वो 1 वर्ड में बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, देन नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये करवाऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, जिसे हम प्रोडक्शन लेवल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन लेवल मेथड भी कह सकते हैं, इसके मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। मैं बताऊंगी सारे नाम, इसे किस किस नाम से जाना जाता है। सिंपली वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, तो चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन होता है कि जो प्रोडक्शन के टाइम पर किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी जो वैल्यू ऐड की जाती है उसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, रे मटेरियल, परचेज ऑफ रे मटेरियल
जो हमने किया और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मतलब कहने की बात है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट वो ज़्यादा हो हमारा कंपेयर्ड टू इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेट बाय फाइंडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये कहना क्या चाहता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को कैसे मेज़र कर सकते हैं, बाय एस्टिमेटिंग, बाय फाइंडिंग द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की गई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो हमें मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए इन एन इकोनॉमी में। ठीक है, वही होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो प्रोडक्ट मतलब मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। ये फाइनल जो गुड्स हो जाते हैं, फाइनल गुड क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी होते हैं यूज बाय देयर फाइनल यूज़र, और इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं विच डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और वो रेडी नहीं होते अभी यूज़ करने के लिए, वो एक रे मटेरियल होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स माने जाते, केवल इसमें फाइनल गुड्स को ही इन्वॉल्व करेंगे। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, वो पता होना चाहिए, वो फाइंड करेंगे तभी हम नेशनल इनकम जो है हमारी उसे फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला सेम वही है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो सेम फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि वैल्यू एडेड क्या होता है, जो वैल्यू होती है आउटपुट की, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड जो हो चुका है, मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है गुड्स, उसकी जो वैल्यू होती है, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है जो कि हम कहें तो इनपुट्स हैं उनकी, उसमें से माइनस करेंगे हम, किसमें से, जो हमारा जो आउटपुट होगा इनपुट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाए जो चीज़ हमने बना के तैयार कर दी और जो उसमें रे मटेरियल यूज़ हुए हैं उनको, रे मटेरियल को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वैल्यू एडेड पता चल जाएगा हमें क्या है वैल्यू एडेड। ठीक है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी निकालने का तरीका है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक, सेल्स जो सेल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो हमारे प्रोडक्ट जो तैयार हो चुके हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो रेडी है हमारा प्रोडक्ट, सेल्स कितना किया, सेल्स प्लस में चेंज कितना हुआ उस स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक है वो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उससे हमारा चेंज इन स्टॉक निकलेगा, और तब हमारा दोनों को ऐड करके प्लस करके सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, कि सिंपली जीडीपी एमपी में से हम एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, मैंने ये आपको करवा रखा है चैप्टर 3 में, आप वहाँ जाके करो, और अच्छे से करवा रखा है मैंने वहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो जीडीपी एमपी है और एनएनपीएफसी निकालना हमें, तो मैंने बताया था ग्रोस और नेट का भी फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। जब भी हम नेट निकालेंगे तो हम नाट देंगे कि हम डेप्रिशिएशन ऐड नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, डेप्रिशिएशन क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बता दूँ, डेप्रिशिएशन आना मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे उनमें कमी आना, उनकी जो वैल्यू है उसमें क्या होना, कमी आना, रिडक्शन होना। ठीक है, उसे ही हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं अच्छे से। ठीक है, डिटेल में मेरी जो वीडियोज़ हैं चैप्टर 3 की वीडियो है, वहाँ पर आप जाके उसे देखें, तभी आपको ये समझ आएगा जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। तो जीडीपी एट एमपी एनएनपी एट एफसी कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी से, एमपी में से जो नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, तो नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी होता है, उसे डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो जीडीपी एमपी में से हम एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, तो जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये है ग्रोस, ये है नेट, एक बार क्लियर कर देती हूँ।
ये है ग्रोस, ये है नेट। अब हम नेट निकाल रहे हैं तो हम नाट देंगे कि हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल निकाल रहे हैं तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेशनल जब भी निकालते हैं तो प्लस होती है तो वो प्लस हो जाएगी। पी का पी सेम है। MP से FC कर रहे हैं तो FC जब भी फैक्टर कॉस्ट होती है तो सब्सिडीज़ को हम प्लस करते हैं, सॉरी ये माइनस हो गया, प्लस करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टैक्सेस किस में प्लस होंगे, MP में प्लस होते हैं। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, FC निकाल रहे हैं ना, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स है वो कटेंगे और सब्सिडीज़ हमें प्लस होगी, ठीक है। तब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। अब हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हम निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड B क्या क्या हुई है, ठीक है, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, वो एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसमें ग्रोस वैल्यू एडिड या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम फॉर्मूले के रिवाइज करते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वो कैसे निकलती है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो प्रोडक्ट तैयार हो चुका उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को, ठीक है, जो रे में परचेज किया हमने रे मटेरियल, ठीक है, ये हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसे ही निकालते थे। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, वही आने चाहिए आपको, ठीक है। तब इन दोनों के फॉर्मूले के द्वारा ही हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब वो जो क्वेश्चन हम उस पर आते हैं, तो क्या था, वैल्यू एडेड निकालनी है, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया जैसे GDP MP है, उसमें से NNP FC कैसे निकालेंगे, वैसे ही हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। डेप्रिसिएशन ऐड होगा कि नहीं होगा ये भी हमें बताना है उसमें पूरी तरह। तो क्वेश्चन देकर उसमें क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दे रखी है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा हमें आइटम्स क्या क्या हैं, ठीक है, दे रखा है सेल्स बाय फर्म ए के द्वारा सेल्स कितनी हुई हैं 100, ठीक है। परचेज फ्रॉम फर्म B बाय फ्रॉम A, मतलब फर्म A के द्वारा B से कितनी परचेजिंग हुई है, सेम ऐसे B के द्वारा A से कितनी परचेजिंग हुई है, मतलब B ने कितनी परचेजिंग की है A से, ठीक है। सेल्स बाय फर्म B ने कितने सेल किए हैं, ठीक है, या पढ़ो 200 हैं ये इतने। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म A क्या है, कितना है, 20 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म B कितना है, 35 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म A कितना है, 25। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म B कितना है, 45। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स वो है 30, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं दोनों फर्म्स ने वो इतने हैं। इन्हीं के ही द्वारा अब हम क्या करेंगे, इन्हें ही फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा, वैल्यू एडिड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वैल्यू एडिड के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूले में जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूले में सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, सेल्स जो हुई है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये देखते हैं, वेट, सॉल्यूशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्म ए की सारी डिटेल निकालेंगे, फर्म ए को फाइंड आउट करेंगे, फिर फर्म बी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्म ए ने क्या क्या किया है। तो सेल्स मैंने बताई थी, फर्म ए के द्वारा 100 हुई थी, वो सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में से आपको यहाँ लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना था, 20 था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना था, 25 था।
इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज ऑफ रे मटेरियल कितना था 40 था। अब ये सारी चीज़ें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या है, देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी पड़ेगी, पहले उसका भी फॉर्मूला है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल कितना किया अब हमने 100 किया, तो 100 रख दो यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्लोजिंग क्या है 20 है, ओपनिंग क्या है 25 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। बड़ा साइन किसका है, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी उसी का ही साइन लेना हमें। तो ये 20 प्लस का 25 माइनस का, तो माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, लेकिन क्या आएगा, माइनस है बड़ी तो इसलिए -5 आएगा, 100 का 100। अब क्या है प्लस माइनस, तो क्या होगा माइनस होगा, 95 विल बी द करेक्ट। ये छोटी वैल्यू है, ये माइनस की, लेकिन बड़ी जो वैल्यू है प्लस की है, तो इसीलिए प्लस का साइन है, प्लस साइन नहीं लगता वैसे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा हमेशा। तो 95 वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ गया हमारा 95। अब ये क्या आ गया हमारा 95 आ गया, और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन थी वो कितनी थी 40। तो 95 में से अगर हम 95 में से 40 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 55 विल बी द करेक्ट आंसर। ये लिख रखा है मैंने नीचे, वेट, ये रही वैल्यू एडेड निकालेंगे अब हम। तो वैल्यू एडेड कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आया है क्या आया 95 रख देंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने बताई 40 है, क्वेश्चन में ही है 40, माइनस कर दो 55 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद क्या निकालना हमें, तो वैल्यू एडेड निकालना था। ये फॉर्म ए का है कि 55 उसने वैल्यू एडेड की है, ठीक है, वैल्यू एडेड उसका 55 आया है। ये केवल फॉर्म ए का किया है, फॉर्म बी करेंगे हम, बी जो बी फॉर्म है, फॉर्म बी की वैल्यू एडेड निकालेंगे कि उसने कितना वैल्यू एडेड किया है, ठीक है। तो अब फॉर्म बी की करेंगे, फॉर्म ए कितना आया था हमारा 55 आया, तो उसने वैल्यू एडेड 55 की थी। अब फॉर्म बी निकालेंगे, तो लिख लो सेल्स उसने कितनी की थी फॉर्म बी ने 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी क्या है 35, ओपनिंग कितना है 45, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी है 60। तो वैल्यू एडेड मैंने बताई थी फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो उस पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमें गिवन ही है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकालते हैं। तो सेल्स कितनी है 200, तो 200 लिख दो, प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे 35 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बड़ा साइन माइनस का है, बड़ी वैल्यू है और साइन उस पर कौन सा लगा माइनस का, तो माइनस आएगी, प्लस माइनस माइनस होती है तो आएगा 10। तो अब 200 प्लस माइनस का 10, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 190 विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो वैल्यू एडेड कितनी आ गई हमारी 190। अब वैल्यू एडेड आ गई और इंटरमीडिएट, अब क्या करेंगे हम इसे माइनस कर देंगे, तो 190 60 माइनस करेंगे जो गिवन हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन वैल्यू एडेड का यही फॉर्मूला होता है। तो क्या आएगा 0 3 एंड 1, तो 130 इसकी क्या होगी हमारी वैल्यू एडेड होगी, ठीक है, फॉर्म बी की हुई है ये, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड, ये रहा वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 190 आया, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी थी 60 जो गिवन है क्वेश्चन में, कर दो माइनस, क्या आएगा 130 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड। तो फॉर्म ए और फॉर्म बी क्या है, फॉर्म ए का जो क्या था 55 वैल्यू एडेड आया है और फॉर्म बी का 130, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा। तो केवल आपको क्या याद रखना है, आपको वो दो फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड का, तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट पता होनी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो यही दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद है इसके प्रिकॉशंस। जब भी हम वैल्यू एडेड निकालेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि
वैल्यू जब भी हम नेशनल इनकम को निकालें तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट ना हो हमें, ठीक है, मेजरमेंट करते वक्त। तो स्टार्ट करते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, कि जब भी हम नेशनल इनकम की मेजरमेंट करेंगे बाय द वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। एक सेकंड में एक बात तो आपको बताना भूल ही गई कि वैल्यू एडेड मेथड को हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। एक सेकंड। तो जो वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला कि जो वैल्यू एडेड मेथड है हम उसे किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट मेथड, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसे हम कहते हैं नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट मेथड मतलब आउटपुट की, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन की बातें हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका है, वैल्यू एडेड हम किस में करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे करते हैं, किसी प्रोडक्ट में करते हैं, और आउटपुट भी सेम वही होती है, कितनी आउटपुट हुई, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो नेट प्रोडक्शन नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है इसे। एक और नाम है इसका, इसको हम इंडस्ट्रियल, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंडस्ट्रियल ओरिजन मेथड भी कहते हैं। इंडस्ट्री का ही काम होता है, इंडस्ट्री में ही प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसे हम इंडस्ट्रियल ओरिजन मेथड भी कहते हैं। तो हम इसे 4 नाम दे सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। एक तो प्रोडक्शन लेवल मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजन मेथड, ठीक है। क्लियर हुए कि हम इसे किस किस नाम से जान सकते हैं, वन वर्ड में बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अब चल रहा था टॉपिक, प्रिकॉशंस पढ़ रहे थे हम रिगार्डिंग मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम इन बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे ऑफ नेशनल इनकम बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब कोई उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट ना हो मेज़रमेंट करते वक्त नेशनल इनकम की, कोई भी तकलीफ़ हमें झेलनी ना पड़े। तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहला पॉइंट है, फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने कहा है जो वैल्यू है, मतलब सेल किया हो या परचेज किया हो, सेकंड हैंड जो भी प्रोडक्ट हो या गुड हो, उसे हम एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, मतलब जब भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड होता है कि कोई भी वैल्यू ऐड कर दी गई हो प्रोडक्शन में, तब उस टाइम पे जो भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट हो या सेल किया हो या परचेज किया हो, उसकी वैल्यू को हम उस टाइम पे उसमें एस्टिमेशन में और वैल्यू एडेड में ऐड नहीं करेंगे, वैल्यू ऐड नहीं करेंगे उसकी। यही कहा गया है कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट या सेल किया हो या परचेज किया, उसकी वैल्यू को हम वैल्यू ऐड में एस्टिमेट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन इसमें है, कमीशन ऑन अमाउंट of the sale and purchase of second hand goods is included in the estimation of value added। मतलब इसने कहा है कि जो कमीशन मिलती है या दी जाती है, कोई भी अमाउंट हो, कितना भी अमाउंट हो, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स या सेल किया हो या परचेज किया हो, कुछ भी किया हो, और जो भी कमीशन अर्न की गई, कोई भी कमीशन का जो अमाउंट है जो अर्न किया गया है, वो ऐड किया जाएगा एस्टिमेशन वैल्यू एडेड में। क्यों? जो कमीशन होगी वो तो उसे मिली है ना, या सेकंड हैंड प्रोडक्ट हो या कैसा भी हो, तो वो उसे अलग से उसकी इनकम बनी है, वो तो कमीशन मिली है उसे, तो वो वैल्यू एडेड होगी, ठीक है। इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं नेशनल इनकम की, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड।
मतलब जो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो कि अभी क्या नहीं हुए हैं, पूरी तरह से यूज़ नहीं किए जा सकते बाय देयर फाइनल यूज़र। ये इन्होंने अपनी जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो क्रॉस नहीं की होती इंटरमीडिएट गुड्स ने, और ये यूज़ किए जाते हैं एज अ रे मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने आपको बताई थी, परचेज ऑफ रे मटेरियल वही होते हैं, इनको हम इन गुड्स को यूज़ करते हैं एज अ रे मटेरियल के तौर पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, और जो वैल्यूज या टू बी एडिड टू दीज गुड्स, अब भी इनमें कुछ वैल्यू ऐड करनी रहती है। ठीक है, और जो भी खर्चा किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स पे उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन ही कहते हैं या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। और ये जो गुड्स हैं ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं किए जाते, एस्टिमेट नहीं किए जाते, इन्वॉल्व नहीं किए जाते जब भी हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और यही डिफ़िकल्टी होती है, मतलब यही डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है कि हम फाइनल गुड्स की जगह इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लेते हैं, जिससे जो नेशनल इनकम वो अच्छे से काउंट नहीं होती। जब भी हमें केवल जो फाइनल गुड्स होते हैं वही हम क्या करते हैं, जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये फाइनल गुड्स हो जाते हैं और जो कि क्या होते हैं, have crossed the boundary line of production, ready for the use by their final users, और ये यूज़ नहीं किए जाते एज अ रे मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, और वैल्यू इनमें नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं किए जाते जब भी हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है on amount production of goods of the producing unit is taken into account while estimating value added। इसमें कहने की बात ये है कि जैसे एग्जाम्पल ले लें कार का, जो कार यूज़ की जाती है बाय द कार प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग देयर एम्प्लॉयज़, तो वो उन्हीं के क्या है, उन्हीं के द्वारा की जा रही है। तो ये ऐसे गुड्स हो जाते हैं जो कि क्या होते हैं, अपने लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता है इन गुड्स को बेचने के लिए नहीं, केवल अपने यूज़ के लिए, उसकी नीड के लिए, तो है तो वो भी तो उसमें भी तो कुछ वो होगा, प्रोडक्शन होगा कुछ, तो वो भी क्या होगी, मेज़र किया जाएगा उसमें भी, तो वो भी वैल्यू एडेड में इन्वॉल्व होगा जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे नेशनल इनकम को। देन है कि सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसीडर्ड विल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। जो सर्विसेज हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने आप के लिए, खुद के लिए, ठीक है, वो हम एस्टिमेट नहीं करते जब भी हम वैल्यू एडेड करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें जो सर्विसेज हैं हाउस वाइफ्स की, ठीक है, तो वो जो सर्विस है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए है, तो उसमें हम उसकी जो वैल्यू है वो ऐड नहीं करते जब भी हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस है कि इंटरमीडिएट गुड्स, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से गुड्स को हम जब भी वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा जो मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम की, कौन से गुड्स हम एस्टिमेट करते हैं, ऐड करते हैं जब भी हम मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम की, इंटरमीडिएट है या फाइनल है, या जो हम कैपिटल है या कंज्यूमर है। तो हम कहेंगे जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो उनको हम इन्वॉल्व नहीं करते, केवल जो फाइनल गुड्स हो जाते हैं जो कि फाइनल यूज़र के द्वारा रेडी हैं यूज़ करने के लिए, वही हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और कोई भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो होता है उसको जो सेल और परचेज़ किया वो भी जो ऐड नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू को जो कमीशन होती है सेकंड हैंड गुड्स पे वो ऐड की जाती है। ठीक है, ये सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, ये प्रिकॉशंस, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को बाय द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू एडेड मेथड ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।